सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स को ये मंच प्रदान करने के लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आज का विषय है इतिहास की सही शिक्षा के माध्यम से भारत के गौरव को पुनः प्राप्त करना। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं, हम सबने सुना है कि ब्रिटिश राज के समय में 45 ट्रिलियन की भारत की आर्थिक क्षति हुई थी। हम उस क्षति को सही करने के लिए एक दिशा ले चुके हैं। अब हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी क्षति हुई है ब्रिटिश राज में जिसको हमने आज तक उसका अनुभव नहीं किया। वो भारतीय इतिहास की क्षति है, भारतीय इतिहास की प्राचीनता की क्षति है। इसके लिए केवल ब्रिटिश राज ही जिम्मेदार नहीं है, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपनी परंपरा, अपने इतिहास के सत्यता को स्थापित करने का परिश्रम सही ढंग से नहीं किया, सही दिशा में नहीं किया, इसलिए आज हम इस स्थिति पर हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या, जब हम इतिहास की सही शिक्षा की बात करते हैं तो दो पक्ष होते हैं। एक, नैरेटिव को ठीक करना, ये आधुनिक इतिहास और मध्यकाल के इतिहास तक सही होता है, लेकिन प्राचीन इतिहास में हमारे कालक्रम को इतना विकृत हो चुका है कि उसको सही नहीं किया गया, तो फिर नैरेटिव कुछ बनेगा नहीं। हम कहते हैं भारत विश्व गुरु सभ्यता थी, लेकिन शिष्य सभ्यता पैदा होने के बाद गुरु पैदा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इस पर किसी ने सोचा है आज तक? क्यों? क्योंकि अभी बुद्ध से पहले जैसे ही जाते हैं, आधुनिक इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट उसको प्री हिस्टोरिक मान लेते हैं। कुछ भी खुदाई करते मिलते हैं तो ये कोई कल्चर है, कोई कभी ये नहीं कहते कि ये भारतीय सभ्यता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है इतिहास क्या है, क्योंकि ना तो उनको पारंपरिक जो विद्या है संस्कृत की उसका ज्ञान है। क्योंकि आप इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको अनुसंधान करना है तो जो भारतीय साहित्य है, भारतीय अभिलेख है और जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, वो संस्कृत और प्राकृत के माध्यम से ही संभव है। लेकिन 99% जितने भी इतिहासकार हैं उनको इनका ज्ञान नहीं है, तो ओरिजिनल रिसर्च संभव ही नहीं है जिस तरह का तंत्र पड़ा। और एक समस्या है कालक्रम में, कहां से समस्या है? क्योंकि हर एक सभ्यता की अपनी एक पारंपरिक कालक्रम और इतिहास था, लेकिन पिछले 300 वर्षों में जो रेनेसां यूरोप के बाद एकेडमिया पर वेस्ट का जो प्रभुत्व हुआ है, वो चाहे एक साइंटिफिक माध्यम से सोशल साइंसेस पर स्टडी करने के लिए आगे बढ़ रहे हों, लेकिन वो बाय बर्थ क्रिश्चियन से, तो उनका माइंडसेट बाइबल से जुड़ा था। उनको था कि 4000 BC में ही एंटायर क्रिएशन हुआ है, तो उसके बाद 1000 वर्ष के बाद फ्लड आया है, फिर उसके बाद ही सारा सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस संभव है। तो इस मानसिकता से जब सारे सभ्यताओं के कालक्रम का जो अध्ययन करना स्टार्ट किया उन्होंने, जो भी 3000 BC से आगे चला जाता है उसको माइथोलॉजी करके डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजी करते हैं तो क्या वो रिलेटिव क्रोनोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी करते हैं, तो उसमें लेयर्स का तो रिलेटिव क्रोनोलॉजी हो गया। हर एक लेयर की डेटिंग कहां से होगी? जो इन्होंने एज्यूम कर रखा है, क्योंकि कार्बन डेटिंग तो 1950s के बाद उसका आया, वो भी सीमित है, केवल ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। तो जहां तक पोटरी और जो कुछ मिलता है उनका आप डेटिंग कैसे करेंगे? आप एक रिलेटिव क्रोनोलॉजी की जो एक आपने बना रखी है उसी के आधार पर चलते हैं। वो रिलेटिव क्रोनोलॉजी का एक टूल किट है जो आर्कियोलॉजी के पास है। तो हमें बहुत सारे ऐसे आधुनिक साइंसेस हैं, जैसे आर्कियो एस्ट्रोनॉमी है, आर्कियो जेनेटिक्स है, और उसके बाद जितने भी आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुए हैं उनको अगर हम कालक्रम के आधार पर स्थापित करें, उसको आर्कियो जेनेटिक्स के साथ संबंधित करके फिर लिंग्विस्टिक्स एविडेंस को साथ में लेके आए, तो हम एक सही भारतीय कालक्रम और भारत से जो माइग्रेशन हुए हैं वो करेंगे। अगर हमने आज तक ये इस दिशा में प्रयास नहीं किया तो हमारी क्षति को आपने कभी ये एहसास नहीं किया कि हम साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में बट गए हैं। एक आक्रांता है, दूसरा मूल निवासी है। और आजकल एक तमिलनाडु में आर्कियोलॉजिकल कुछ फाइंडिंग्स हो रहे थे, कुछ लोग तमिल सिविलाइजेशन की भी बात करने लगे। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने एक सही कालक्रम और भारतीय परंपरा को छोड़ करके केवल एक स्पेकुलेशन बेस पर जो इतिहास लिखना प्रारंभ किया है, वो भारतीय इतिहास के साथ बहुत अन्याय हुआ है और हम दिशा से भटक गए हैं। हमें सही दिशा में आना है, उस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए ये मंच आज इसलिए प्रदान किया है।